सिविल अपराइजिंग जो 1857 से पहले हुई थी। ठीक है, अब जब इंग्लिश आ जाते हैं, अपनी होल्ड बना लेते हैं, इंडिया में एरिया कैप्चर कर लेते हैं, तो जो लोग होते हैं उनसे उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी होती है, इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, उससे ना खुश होते हैं और उनके अगेंस्ट रिवॉल्ट करते हैं। रिवॉल्ट बेसिकली तीन तरह के थे। ट्राइबल करते हैं, कुछ सिविल होते हैं, कुछ पीजेंट रिवोल्ट होते हैं। हम कर रहे हैं सिविल रिवोल्ट। ठीक है, सिविल अपराइजिंग कौन कौन सी थी, कुछ हमने कर ली थी, कुछ आगे हम करेंगे, हम धीरे धीरे करेंगे ताकि अच्छी तरह से समझ आ जाए। जो नेक्स्ट अपराइजिंग है वो गंजम और गुमसूर की है। इन द नदर सरकार जो गंजम था, वहाँ जो गंजम डिस्ट्रिक्ट है वो अब ब्रिटिश के अगेंस्ट खड़ी हो जाती है, वो ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवोल्ट कर देते हैं। जो स्त्रीकारा बंज होते हैं ना, जो गुमसूर के जमींदार होते हैं गंजम डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, वो इंग्लिश इंग्लिश को बोलते कि मैं रेवेन्यू पे नहीं करूंगा। इन 1797 में वो 1800 में अंग्रेजों के खिलाफ ओपन ओपन रिबेलियन स्टार्ट कर देती है। जो स्नॉड ग्रास होते हैं, जो कलेक्टर होते हैं अंग्रेजों के, वो उनको सप्रेस करते हैं कि भाई आपको आप मना कर रहे हो हमें रेवेन्यू पे करने के लिए, तो वो उनको सप्रेस कर देते हैं जब वो रिवोल्ट करते हैं। तो जो स्त्रीकारा बंच होते हैं वो कौन कौन ज्वाइन करता है? जलानी दी ऑफ विजयनगरा वो ज्वाइन कर लेते हैं, जगन्नाथ दी ऑफ प्रतापगिरी वो ज्वाइन कर देते हैं और स्त्रीकारा बंच का साथ देते हैं कि हम अंग्रेजों को दबाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जो जगन्नाथ दियो होते हैं उनको कैप्चर कर लिया जाता है और मसूलीपट्टनम में भेज दिया जाता है। और जो स्त्रीकारा बंच होते हैं उनको कुछ डिस्ट्रिक्ट्स फिर भी असाइन कर दी जाती है हारने के बाद भी। और जो धनंजय भंज होते हैं ना, जो स्त्रीकारा भंज का बेटा होता है, अपने पिता को बोलते हैं कि आप स्टेट को छोड़ दीजिए, मैं अंग्रेजों को हराऊंगा। उनके अगेंस्ट रेबेलियन कर देते हैं, लेकिन अंग्रेजों से वो फिर हार जाते 1815 में और उनको सरेंडर करना पड़ता है। त्रिकाराबंच फिर गंजम में वापस आते हैं और अपॉइंट किए जाते हैं जमींदार गंजम के। 1809 से 1830 तक वो स्टेट को मैनेज करते हैं, मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं और उनको पूरी की पूरी जमींदारी दे दी जाती है। लेकिन उनको अंग्रेजों को टैक्स पे करना होता है। वो टैक्स इतना हाई होता है कि वो टैक्स पे नहीं कर पाते। और धनंजय भंज होते हैं, जो उनके पिता स्त्रीकारा भंज और उनका बेटा धनंजय भंज होता है, वो रेवेन्यू तो पे कर नहीं पाते, अंग्रेजों के खिलाफ फिर से रिवोल्ट कर देते हैं और अंग्रेज उनको फिर से सप्रेस कर देते हैं। और जो गुमसूर और कोलादिया होता है उनको ऑक्युपाई कर लेते हैं 1835 में। और अब वो अंग्रेज होते हैं ना, जब अगेन धनंजय भंज उठते रिवोल्ट करते हैं अंग्रेजों के खिलाफ, तो अंग्रेजों की भी कहीं ना कहीं कंडीशंस कमजोर हो रही होती है, तो वो रसल को भेजते हैं। जो इंग्लिश होते हैं वो उनको इतनी डिस्क्रिशनरी पावर दे देते हैं कि भाई आप सिचुएशन को कंट्रोल करो, जैसे भी करो, हम आपको पावर देते। 1837 में वो रिवोल्ट को सप्रेस कर दिए जाते हैं। जब 1837 में दूरा बिसाई जो लीडर होते हैं ना, जो साथ दे रहे होते हैं धनंजय बंच का, उनको कैप्चर कर लिया जाता है और गमसूर की जमादारी होती है वो इंग्लिश के अंडर चली जाती है। अपराइजिंग इन पालामू, जब ये इनका इस अपराइजिंग का आपको एक लीडर ही याद करना है, बुक्खन सिंह छेरो चीफ, जो अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट करते हैं, लेकिन इनको सप्रेस कर दिया जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पलामू छोटा सा अपराइजिंग है, बस नाम याद रखना बुक्खन सिंह। क्यों जो रिवोल्ट करते हैं? जब लैंड लॉर्डिज्म का क्राइसिस आता है, इसलिए ये अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट कर देते हैं, लेकिन इनको बाद में दबा दिया जाता है। पॉलीगर रिवोल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवोल्ट है। पॉलीगर रिवोल्ट 1795 से 1805। पॉलीगर जो साउथ इंडिया के होते हैं वो अंग्रेजों को खिलाफ लड़ते हैं, स्टिफ रेजिस्टेंस देते हैं अंग्रेजों को। 1795 से 1805 तक इनके जो सेंटर्स होते हैं। पॉलीगर होते कौन है? पॉलीगर्स वो होते थे जिनको एक राजा कुछ एरिया दे देता था कि आप यहाँ पे रूल करो, रेवेन्यू कलेक्ट करो, आपको हम राइट देते हैं, सवरिन राइट दे देते हैं। लेकिन पॉलीगर्स को उसके बदले में राजा को कुछ ट्रिब्यूट देना पड़ता, तो उसको पॉलीगर्स बोलते हैं। पॉलीगर्स के जो मेन सेंटर थे तिनावली, रामनाथपुरम, शिवगंगा, शिवगिरी, मदुरई, नॉर्थ अरकोट था। अब ये रूल तो कर रहे होते हैं, रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम कब शुरू होती है? जब 1781 में जो नवाब होते हैं ना अरकोट के, वो क्या करते हैं, जो मैनेजमेंट और पूरे का पूरा कंट्रोल होता है तिनावली और कर्नाटक प्रोविंस का, जो पॉलीगर के अंडर होता है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं, जो नॉर्थ अरकोट के होते हैं।
तो पॉलीगस को बहुत गुस्सा आता है कि ये हमारे सॉवरेन राइट थे, ये हम यहाँ रूल कर रहे थे, आपने हमारे टेरिटरीज का जो कंट्रोल था ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे दे दिया। तो पॉलीगर रिवोल्ट कर देते हैं। जो पहला इनका रिवोल्ट होता है वो टैक्सेशन के अगेंस्ट होता है। जो कंपनी होती है ना काफ़ी टैक्स लगा देती है इन पे, इसलिए रिवोल्ट करते हैं। लेकिन जब ये टेरिटरी भी इंग्लिश को दे देते नॉर्थ और कोट के राजा, तो तब तो पूरा गुस्सा आ जाता। और जो कोटा भौमन नायकन होते हैं, जो पॉलीगर होते हैं पंचलन क्रुची के, वो 1795 से 99 तक लड़ते हैं और कंपनी को हरा देते, ईस्ट इंडिया कंपनी को। जो वीरा पांड्या कोटा बोमन वो हरा देते कंपनी को। अब कंपनी को बहुत गुस्सा आता है कि इन्होंने हमें हरा दिया, अब किसी भी प्राइस पे हमें इनको मारना है। तो पॉलीगर को बहुत गुस्सा आता है, ठीक है। विद रीइंफोर्समेंट द कंपनी फोर्सेस, अब कंपनी जो फोर्सेस होती है वो कोटा बोमन, जो वीर पांड्या कोटा बोमन होते हैं उनको हरा देते हैं, और जो कोटा बोमन होते हैं ना वो जंगल में भाग जाते हैं, पुडा कोटाई फॉरेस्ट में। अब पुडा कोटाई फॉरेस्ट में भाग जाते हैं, लेकिन जो अटप्पन होता है, पुडा कोटाई फॉरेस्ट का राजा होता है, वो अंग्रेजों के साथ रल जाता है। अंग्रेजों को बोलता है कि मैं आपको कोटा बोमन, जो वीरा पांडा कोटा बोमन है, मैं आपको पकड़ के दूंगा क्योंकि वो मेरी ही जंगलों में आया है, मैं वहां का राजा हूँ। तो अब वो ऐसे ही करता है, और जो कोटा बोमन होता है, वीर पांड्या कोटा बोमन, उनको अंग्रेजों का हवाले कर दिया जाता है, उनको हैंग्ड कर दिया जाता है। और जो उनके क्लोज एसोसिएट होते हैं सुब्रमण्य पिल्लई और सौंड्रा, इनको भी हरा दिया जाता है, अंग्रेज इनको मार देते हैं, हैंड कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो फर्स्ट फेज होता है ना पॉलीगर रिवोल्ट का, उसको सप्रेस किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। सेकेंड फेज कब स्टार्ट होता है, जब कुछ पॉलीगर्स को इम्प्रिजन किया जाता है पल्लम कोटा फॉरेस्ट में, सॉरी फोर्ट में, किले में। तो जो पॉलीगर वहां पे जेल में बंद होते हैं वो वहां से भाग जाते हैं। तुत्ती कॉरिन जो एरिया होते हैं उसको कैप्चर कर लेते हैं। ब्रिटिश अब उनको हराना चाहते हैं। अब जो भागे हुए पॉलीगर, उनको उनको कौन हेल्प करता है, उनको ऑटो मदराई हेल्प करता है, ओ मतराई, ठीक है। वो कौन होते हैं, वो ब्रदर होते हैं कोटा भम्मन के, जो वो भी भाग गए होते हैं शिवा गंग में, इन रामनद में भाग गए होते हैं। जो किस रिवोल्ट को ज्वाइन किया होता है उन्होंने, मोदरस को। जो माराथू पांड्या कर रहे होते हैं रिवोल्ट को, उसको उन्होंने ज्वाइन किया होता है, और वो अब पॉलीगर का साथ दे रहे होते हैं। लेकिन इस रिवोल्ट के 1801 में सप्रेस कर दिया जाता है, और जो पूरे का पूरा जो सेकेंड फेज होता है ना इस पॉलीगर रिवोल्ट का, उसको अंग्रेज कर देते, सप्रेस कर देते, और पूरी की पूरी जो टेरिटरी और डिपेंडेंसी वो अपने अंडर लेके चले जाते हैं, ठीक है। और बिटवीन 1803 में और 1805 तक जो पालीकर होते हैं ना नॉर्थ और कोट के, वो भी अब अंग्रेजों के खिलाफ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिस एरिया से वो कावल फीस मतलब कुछ रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे होते हैं, वो उनको जो उनको ये वाले राइट मिले होते हैं वो उनके खत्म कर देते दिए जाते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म कर दी जाती है, जिनसे जो चित्तौर और चंद्रगिरी के जो पॉलीगर्स होते हैं उनके खिलाफ हो जाते हैं, रिवोल्ट कर देते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन अंग्रेज इनके रिवोल्ट को सप्रेस कर दिए जाते हैं। अब देखोगे ये पॉलीगर रिवोल्ट काफी इंपॉर्टेंट है, 3 फेज में रिवोल्ट होती है। कैसे पहले कौन खड़ा होता है, फिर वो भाग जाते हैं पॉलीगर, उनको कौन साथ देता है, थर्ड फेज स्टार्ट होता है। तो आप धीरे धीरे देखोगे इस पूरे के पूरे रेबेल को सप्रेस कर दिया जाता है। जो इनके चीफ होते हैं उनको मद्रास में रहने का ऑर्डर दे दिया जाता है, और पूरे का पूरा जो पॉलीगर का एरिया, जो भी जहाँ पे भी वो रूल कर रहे होते हैं, वो इनके अंडर आ जाता है। अपराइजिंग इन भवानी 1809 में, जो ये हरियाणा के जाट होते हैं जो रिबेल करते हैं अंग्रेजों के खिलाफ, ये अपने आप को फोर्टिफाई करते हैं भवानी में, और अंग्रेजों को काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस देते हैं, काफी अच्छी तरह से लड़ते हैं, लेकिन बाद में इनको भी सुप्रेस कर दिया जाता है। देवान वेलु थम्पीज रिवोल्ट इन 1808 से 1809 तक। ये कैसा रिवोल्ट होता है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी बुरी कंडीशंस इम्पोज कर देती है स्टेट ऑफ त्रावणकोर के ऊपर। और कब क्यों करती है स्टेट ऑफ त्रावणकोर के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी बुरी कंडीशंस, क्योंकि जो ये स्टेट होती है ना, इन्होंने सब्सिडरी अलायंस साइन कर ली होती है वेलेस्ली के साथ 1805 में, जिसके कारण इस रीजन के जो वेलु थम्पी होता है ना, राजा होता है देवन वेलु थम्पी, इन लोगों में काफी गुस्सा आ जाता है कि एक तो इतनी बुरी कंडीशंस, आपने हमारे साथ सब्सिडरी अलायंस भी साइन कर ली, और आप अब इतनी इतनी हार्श कंडीशंस हम पे अप्लाई कर रहे हो। तो जो रूलर होते हैं वो जो भी इनको बोला जाता है इस एरिया के लोगों को आपको ये टैक्स पे करना होता है, तो वो टैक्स पे नहीं कर पाते।
तो अब जो ब्रिटिश के रेजिडेंट होते हैं ना त्रावणकोर में, वो इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं स्टेट में। तो अब इन लोगों में काफ़ी गुस्सा आ जाता है, और जो वेलू थम्पी होते हैं, वो इंग्लिश कंपनी के अगेंस्ट रिवोल्ट कर देते हैं, लड़ाई शुरू कर देते हैं, और जो नायर ट्रूप होते हैं वो इनका साथ देते हैं। और वेलो थम्पी कुंद्रा में एक गैदरिंग करते हैं, ठीक है, इकट्ठ गैदरिंग बोलते हैं ना, काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और लोगों को बोलते हैं कि अब हमें अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा होना होगा, हमें इनको हराना होगा, हमें खुद ही लड़ना होगा। और इसको बोलते हैं कुंद्रा प्रोक्लमेशन, ठीक है। देयर वाज अ लार्ज स्केल रेबिलियन, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की जाती है, लेकिन इन रिवोल्ट को अंग्रेज दबा देते हैं। क्यों? क्योंकि जो महाराजा होते हैं ना त्रावणकोर के, वो अंग्रेजों के साथ मिल जाते हैं, और जब वो वहाँ उधर मिल जाते हैं, अंग्रेजों का साथ देते हैं, कंपनी का साथ देते हैं, तो उनके जो रिवोल्ट होता है उनको सप्रेस कर दिया जाता है। अब डिस्टर्बेंस इन बुंदेलखंड 1808 से 1812 तक। जो बुंदेलखंड होते हैं ना, बुंदेलखंड का जो एरिया होता है बहुत बड़ा एरिया होता है। जब सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होती है 1803 से 1805 तक, तो ये जो बुंदेलखंड होता है वो अंग्रेज ले जाते हैं, और जो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर आ जाता है। तो जो बंदेल चीफ होते हैं ना, उनको ये अच्छा नहीं लगता, और जो काफी अच्छा रिबेलियन इनके अंग्रेजों के अगेंस्ट शुरू कर देते हैं। जो पहला जो रिबेलियन है ना, वो लक्ष्मण दवा करते हैं। लक्ष्मण दवा क्यों करते हैं? क्योंकि किलादार होते हैं वो अजयगढ़ फोर्ट के। अब ये क्या होते हैं, कुछ लोग होते हैं जैसे लक्ष्मण दवा, आगे दो तीन पढ़ेंगे, इनको 2 साल के लिए बोला जाता है कि आप इस किले की रेख देख करोगे, जो भी अरेंजमेंट है आप ही इस किले के करोगे, इन 1808 तक। लेकिन ये कंटिन्यू करना चाहते हैं, बट इंग्लिश ऐसा नहीं चाहते कि ये कंटिन्यू करे इस किले की जो रेख देखे। तो लक्ष्मण दवा इनके अगेंस्ट रिवोल्ट कर देते हैं, लेकिन उनको सरेंडर करना पड़ता है, उनको कलकत्ता लेके चला ले लिया जाता है। अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो किलादार ऑफ कलंजर, जो दरिया सिंह होते हैं वो करते हैं, लेकिन उनको सप्रेस कर दिया जाता है 1812 में। और जो बट जो सबसे अच्छी जो रेजिस्टेंस देते हैं ना इंग्लिश को, वो गोपाल सिंह होते हैं, जिनकी लड़ाई अपने अंकल के साथ चल रही होती है। जो ब्रिटिश उनको साथ दे रहे होते। अब देखो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, एक जो किलादार होते हैं उन पे अटैक कर रहे हैं इंग्लिश, तो उनको सप्रेस कर देते, और एट द एंड इंग्लिश क्या करते हैं, इनके साथ इकरारनामा साइन कर रहे थे कि भाई अब हम आपके फोर्ट पे कोई अटैक नहीं करेंगे, कुछ ऐसा नहीं करेंगे, उनके साथ एक इकरारनामा साइन कर लेते हैं। परला कमाइडी आउटब्रेक। परला कमाइडी आउटब्रेक। अब जो परला कमेडी एक एरिया होता है जो गंजम डिस्ट्रिक्ट है ना उड़ीसा में, उसके वेस्ट साइड है, ठीक है। अब जब गंजम एरिया ले लिया जाता है, जब व्हेन द कंपनी एक्वायर्ड गंजम, तो जो नारायण दियो है, राजा होते हैं परला के मेडी के, उनको लगता है कि अब हमें अंग्रेजों को हराना होगा, इनके अगेंस्ट रिवोल्ट करना होगा, क्योंकि इन्होंने गंजम तो ले लिया, और इसके साथ ही परला के मेडी होता है, ठीक है। तो वो अंग्रेजों को काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देते हैं, और जो अंग्रेजों की आर्मी होती है अंडर कॉलोनियल पीच, वो नारायण दियो को हरा देती है इन 1768 में, और मेड गजापति दियो, जो सन होते हैं ना नारायण दियो को, उनको जमींदार बना देती है। लेकिन जो नारायण दियो होते, जो बेटे होते गजपति दियो के, वो जो गजपति दियो बेटा होता है नारायण दियो का, वो फिर से इकट्ठे होती है, उनके ब्रदर बेटा कि अंग्रेजों को हम फिर से हराएंगे। तो लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। जो जॉर्ज रसल होता है उस एरिया का कमिश्नर होता है 1832 में, उन इन सारे को नारायण दियो को, नारायण दियो होते हैं, जो गजापति दियो होते बेटा होता है नारायण दियो का, उनके ब्रदर सभी को हरा देते हैं, उनको सप्रेस कर दे रही थी 34 में, और पूरे का पूरे एरिया को कैप्चर कर लिया जाता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द सिविल अपराइजिंग। और इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट जो सिविल अपराइजिंग है, 10-12 रह चुकी है वो कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।